अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। बेटा, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें, और जो बच्चा इस चैनल पे नया है उनके लिए मैं बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर न सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं बल्कि एक प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। तो आप कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बच्चे कितने खुश हैं और उनकी कैसी तैयारी हो रही है। इंग्लिश की उनकी बहुत अच्छी तैयारी हमने करवाई थी। तो आप हम ना सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहे हैं बल्कि तैयारी भी करवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने तैयारी करनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हम कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आपको बता दूं। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा यानी हिस्सा इंशाइया होगा फिजिक्स का, उसमें बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के ना 3 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 8 करने हैं 5 करने, 8 होंगे 5 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा 8 क्वेश्चन होंगे और 5 करना है। और आखिरी जो तीसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, 8 होंगे 5 करना है। बेटा ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, ये वाला भी पोर्शन हम पहले वाला भी पोर्शन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम दूसरे वाला जो पोर्शन है यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा और पोर्शन नंबर 3, ये वाला कंप्लीट करेंगे। मतलब इसके अंदर जो मतलब अगर आप यहाँ पे हमारी जो पेयरिंग स्कीम है, रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम है, उसके मुताबिक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यानी दूसरे वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें बेटा आपके 3 क्वेश्चन तो आएंगे चैप्टर 4 से, 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 5 से और 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 6 से। इस तरह ये 8 बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बच्चा ये वीडियो देख लेगा उसकी 100% इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन उसका डन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करना है आपने, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये यानी चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के कंबाइन हम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बेटा करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कर दूं। कुछ बच्चे हमारे कहते हैं, अब हमें क्लियर हो गई है कि हमने करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चाहे यूनिट नंबर 4, 5, 6 ये इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पोर्शन के अंदर आ रहे हैं। अब शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ना बस क्वेश्चन बता दिया करें, हम याद कर लेंगे। और वो कुछ बच्चे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चे, सर हमें याद करवाएं, हमें तैयारी करवाएं। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमें तैयारी करवाएं, इसी वीडियो को आप ज़रा सा आगे कर दें, आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे थोड़ी सी, जहाँ से सर समझा रहे हैं आप वहाँ से बेटा शुरू कर दें चैप्टर 4 के 1 क्वेश्चन से। इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे जहाँ से सर समझा रहे हैं फिजिक्स के, वहाँ से देखें। और जो बच्चे कहते हैं सर हमें बस क्वेश्चन दे दिया करें, उनके लिए मैं 1 बाय 1 स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि वो अपना क्वेश्चन लें और यहाँ से जाएं। चलें जी, यूनिट नंबर 4 है, इसका पहला क्वेश्चन, बल्कि हाँ ये तो हम 4 पे पहुंचे हुए हैं। हाँ, जो यूनिट नंबर 4 है इसका 1 को पहला क्वेश्चन है जी, लाइक और अनपैरल लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है हमारा, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स, हासिल फोर्स की तारीफ करें। फिर एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल है। फिर हमारा व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, किसी फोर्स के अमल करने की लाइन क्या होती है। फिर है जी डिफाइन कपल एंड गिव एग्जांपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स यानी टॉर्क, ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, टॉर्क की डेफिनेशन लिखे विद एग्जांपल। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। इसके बाद जी व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का उसूल बयान करें। नेक्स्ट बेटा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद है स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर है जी हमारे पास डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर है जी नेचुरल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। और फिर 16वां क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी उसका फॉर्मूला लिखें और डायरेक्शन लिखें। ये बेटा चैप्टर नंबर 4 के हमारे 16 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। फिर इसके बाद हमारे जो चैप्टर नंबर 5 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये बेटा 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं ज़रा और ये इस तरह वाजे कर दूं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन, हाँ ये हमारे 10 क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर नंबर 5 के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 6 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2, अब ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ये 14। ये बेटा 14 क्वेश्चन सारे हमारे चैप्टर नंबर 6 के हैं। अब जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा ना, उनका ये पहला जो दूसरा पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। अब जो बच्चे कहते हैं सर हमें याद भी करवा दे, सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहीं से हम शुरू करते हैं याद करना। तो चले जी शुरू करते हैं। जी तो मेरा बेटा हमारा पहला पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसमें जो पैरेलल फोर्स है, सबसे पहले तो इसको समझे ना। पैरेलल फोर्सेस दो ऐसी फोर्सेस जो जो बिल्कुल यूं स्ट्रेट होती है ना, एक, यार, जी तो मेरा बेटा पहला पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 4 का, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए सबसे पहले तो पैरेलल फोर्स को समझे ना। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? हमारे पास दो फोर्सेस जो कि बिल्कुल पैरेलल हो आपस में, सेम इस तरह। अब ये आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो लाइक क्या होंगी? लाइक ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और अनलाइक क्या होंगी? जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। अगर एक की डायरेक्शन इस साइड पर है तो दूसरी की डायरेक्शन इस साइड पर होगी। तो ये होती हैं अनलाइक। हैं ये भी पैरेलल, लेकिन क्या होंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो like and unlike parallel forces, like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have same direction। ये है like की definition। Unlike parallel forces में होंगी parallel, are parallel to each other but have direction opposite to one another। एक दूसरे से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें देखें, अगर उर्दू में देखें तो वो फोर्सेस हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे के मतवाजी हों और एक ही सिमत में अमल करें। जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो हैं जो एक दूसरे से मतवाजी तो हों लेकिन उनकी सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ हों। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि कोई रिजल्ट हो, डिफरेंट फोर्सेस का ना कोई रिजल्ट होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअल में एक सिंगल फोर्स होती है दैट हैज सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब एक बॉडी के ऊपर फर्ज करो तीन चार फोर्सेस लग रही हैं, इंडिविजुअल लग रही हैं। उन तीन चार फोर्सेस का जो असर था, उन चारों तीन या चार फोर्सेस का असर उसी जगह पर एक फोर्स लग जाए और उस अकेली का असर दो उन तीन चार के असर के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। हासिल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी अकेली फोर्स होती है जिसका असर वही होता है जो उन तमाम फोर्सेस का मजमूई असर होता है जिन्हें जमा किया गया हो। ये तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल। बेटा एक रूल है जिसमें वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, उस रूल को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर एक वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर है, फर्ज करो ये एक वेक्टर, इसका नाम हमारे पास ए है, और एक और वेक्टर बी ले लेते हैं, वो इस तरह का एक वेक्टर है। अब देखें, अब इस बी वेक्टर को हमने इसके साथ अटैच किया, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को कोइंसाइड किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर रिजल्ट में क्या होता है कि ये एक रिजल्ट बनता है, उसमें ये जो सा वेक्टर होता है इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर जो पहला वेक्टर है ना ए, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर की टेल आपस में मिलती है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो आखिरी वेक्टर जो कि बी था उसके हेड से मिलता है। इस रूल को हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं। देखिए, हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड वेक्टर्स। ये देखो ए और बी वेक्टर थे ना, इनको ऐड करने का ग्राफिकल मेथड होता है। ड्रॉ अ वेक्टर सच दैट द टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड। देखो टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर कौन था? बी, उसकी जो टेल है वो कोइंसाइड हुई है, जुड़ी है विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल। अब रिजल्टेंट में क्या हो रहा है, वो ड्रॉ ऐसे किया गया कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए की जो टेल है वो कोइंसाइड हो रही है वेक्टर टू द हेड ऑफ
लास्ट वेक्टर। अब देखो टेल एक पहले वेक्टर के टेल से जुड़ रही है और हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मिल रहा है, तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। उर्दू में देखें, हेड टू टेल रूल फोर्सेस का को जमा करने के एक ऐसा ग्राफिकल तरीका है, इसमें पहले वेक्टर के हेड सिरे को दूसरे वेक्टर की टेल दुम से मिलाया जाता है। वेक्टर हासिल वेक्टर पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने से हासिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर कंसेप्ट वाइज समझें तो देखिए, आपका ये जो दरवाजा होता है, दरवाजे का जो हैंडल है, उस हैंडल को आप पकड़ के खोलते हो, फोर्स लगाते हो तो दरवाजा खुल जाता है। वो पॉइंट रिजिड बॉडी का, वो पॉइंट जिस पर आप फोर्स लगाते हो, उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ a force is a line along with the force which the force acts, जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होती है। It passes through the point of application of the force and extended in the direction of force vector। वो सीधी लाइन जिसकी सीमत में कोई फोर्स अमल करती है, उसे फोर्स के अमल की लाइन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन कपल एंड गिव एग्जांपल। कपल क्या होता है बेटा हमारे पास? जैसे हमें पता है टार्क, टार्क क्या होता है? तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ या मोमेंट आर्म। अगर ये दो साइड्स पे लग रहा हो, मतलब अगर जो टार्क है वो अगर डबल हो जाए, या हम यूं सिंपल बात करें कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के साथ लगे लेकिन उनकी जो एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो सेम ना हो, उसको हम कपल बोलते हैं। कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड। उनकी वैल्यू क्या है? सेम है। 10 न्यूटन की फोर्स एक साइड पे लगी, 10 न्यूटन की फोर्स एक साइड पे लगी, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन उनका जो फोर्स लगाने की जगह है वो सेम नहीं है। एन एग्जांपल ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर अ डबल आर्म स्पिनर। या स्टीयरिंग व्हील पर देखो, अगर एक हाथ नीचे की तरफ हुआ जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा हाथ ऊपर की तरफ लगाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। जब दो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमतों में अमल करने वाली पैरेलल फोर्सेस एक लाइन में ना हो, किसी जिस्म पर अमल करती हैं, तो वो एक कपल बनाती हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमाते वक्त दोनों हाथों की फोर्सेस मिलकर कपल बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिफाइन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होती है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ मूवमेंट फोर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग ओपन अ डोर और टाइटिंग अ नट विद द स्पिनर। अगर हम पाने के साथ किसी नट को टाइट करते हैं या दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? टॉर्क की एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। हमने जैसे कि पढ़ा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो वो लाइन है जहां पर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो तो हो गई लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। अब मूवमेंट आर्म क्या हुआ? देखें, जहां पर हमने फोर्स लगाई वो वाला पॉइंट, और जिसके गिर्द दरवाजा घूम रहा है, आपने देखा ना दरवाजे के वो जो कब्जे होते हैं उनके गिर्द दरवाजा घूमता है ना, उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अमूदी जो फासला होता है, उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच अ फोर्स इज अप्लाइड। ये तो हमें क्लियर है। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट आर्म को हम एल या आर से रिप्रेजेंट करते होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है हम किसी एक फोर्स को या किसी एक वेक्टर को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ज़्यादातर दो ही है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में जिनको तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज अ प्रोसेस
स्प्लिटिंग तोड़ना, क्या अ सिंगल फोर्स ऑफ वेक्टर को किसके अंदर, टू और मोर कंपोनेंट्स के अंदर, विच व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल फोर्सेस। अगर फर्ज करो एक फोर्स है, उस फोर्स को हमने दो हिस्सों में इस तरह तोड़ा है कि उस फोर्स का अकेले का असर या उन दो फोर्सेस जो जिन टुकड़ों में तोड़ा उन फोर्सेस का असर क्या रहता है, सेम रहता है। किसी एक फोर्स को उसके दो या दो से ज़्यादा अज्जा में इस तरह तकसीम करना कि उनका मजमूआ वही असल फोर्स हो, फोर्स की तहलील या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है मेरे बेटा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में ये होता है मेरे बेटा कि जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं वो हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट दैट बॉडी इज बैलेंस, बॉडी बैलेंस तब होती है जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द पाइवेट। पाइवेट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। मिसाल के तौर पर एक स्केल है, उसको मैंने बैलेंस किया किसी एक नेल के ऊपर रखकर, ठीक है, या उंगली के ऊपर रखकर उसको बैलेंस किया, तो जहां पर वो बैलेंस हो रहा है वो पॉइंट पाइवट पॉइंट कहलाता है। मोमेंट्स के असूल जो उनसे के मुताबिक कोई जिस्म उस वक्त तवाज़न में आता होता है जब उस पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट का मजमुआ उस पर अमल करने वाले तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मजमुए के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक हमारे पास हमेशा याद रखना, रेस्ट। स्टैटिक का वर्ड सुनते साथ आपके जहन में रेस्ट आना चाहिए, बॉडी का रुका हुआ होना, साकिन होना। और डायनामिक के अंदर क्या होता है, मोशन होती है, ठीक है, हरकत होती है। तो पहले तो इन दो नामों, स्टैटिक साकिन मतलब रेस्ट, डायनामिक मोशन मतलब हरकत। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब उस पर फोर्सेस लग रही हो लेकिन वो बॉडी किस में रहे, रेस्ट में रहे, उसको बोलते हैं स्टैटिक। मिसाल के तौर पर बुक ऑन द टेबल। डायनामिक इक्विलिब्रियम रेफर टू अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लाइक अ जीरो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अंडर बैलेंस्ड फोर्स मतलब दोनों साइड पे अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई जिस्म रेस्ट साकिन हालत में हो, उस पर तमाम फोर्सेस का मजमूआ सिफर हो, वो जामिद तवाज़ुन मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे मेज़ पर पड़ी किताब, अगर जिस्म यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो तो वो हर की तवाज़ुन मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। First condition of equilibrium state that a body is equilibrium if the vector sum of all external forces acting on it zero। मतलब इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर तो सारी फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो जीरो हो गया, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, तो वो हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन में नेक्स्ट कोई शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, वो एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट हो, लेकिन फोर्सेस का जो सम है वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। तो इसी तरह फर्स्ट कंडीशन है, ये देखो हमने कहा दिस मींस मतलब एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई कंपोनेंट भी जीरो है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में पहले में जैसे कहा था सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, अब सेकंड के अंदर होगा सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो। अब टॉर्क सेकंड मतलब बॉडी घूमे भी ना, रोटेट भी ना करे, तो मतलब उसका टॉर्क क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पढ़ के देखें। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट फॉर अ बॉडी इज टू बी completed equilibrium the vector sum of all torque acting on it about any axis must be क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तवाज़ुन की दूसरी शरह के मुताबिक किसी जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का मजमूआ सिफर होना चाहिए, यानी सम ऑफ टार्क, ये समेशन टी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टार्क इज जीरो। ये शर्त
इस बात को यकीनी बनाती है कि जिस्म पर कोई घूमने वाला एक्सेलरेशन पैदा ना हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं ये सारे। ये बेटा ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल्ट, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करते हो, टेढ़ा करके उसको छोड़ते हो, तो वो बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। In this state, the center of gravity is usually at its lowest position and rise than its tilt. इस बात को समझना। इसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने ना एक बोतल टेबल पे रखी हुई है, बोतल है या कोई भी एक चौकोर शेप है, आप उसको हल्का सा टेढ़ा करते हो, छोड़ते हो, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। अब वजह क्या है, वापस आती क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्त्री जब काम कर रहे होते हैं ना, तो वो दीवार की सिधाई के लिए एक टूल यूज करते हैं, लेकिन पंजाबी में उसको साल कहा जाता है। एक धागा होता है, उसके नीचे लट्टू बंधा हुआ होता है। आप ऐसा करना कि उस बोतल को हल्का सा टिल्ट करोगे ना, वही जो धागा और लट्टू साल जो सी है वो उसके साथ लगा के देखना। अगर वो जो लट्टू वाली लाइन है ना, वो जो रस्सी है, लट्टू वाली रस्सी, उसकी बेस के से अंदर से गुजर रही होगी ना, तो अब उस पोजीशन पे बोतल को छोड़ना वापस आ जाएगी। अब बोतल को ज्यादा टेढ़ा कर दो और साल को ढक्कन के साथ रख के रस्सी को लटकाओ, और वो जो रस्सी है वो बोतल के बॉटम से बाहर निकल रही हो, साइड से गुजर रही हो, तो अब जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो बॉडी कभी भी अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगी। मतलब अगर ग्रेविटी लाइन बेस को छोड़ जाएगी, ये जो बेस होती है, ग्रेविटी लाइन अगर बेस को छोड़ जाएगी, लोअर पोजीशन को छोड़ देगी, तो बॉडी वापस नहीं आएगी। अगर ना छोड़े, उसी में रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही आगे देखें ना, एक और अनस्टेबल आ रहा है। क्या कहता है, अनस्टेबल equilibrium after a slight tilt it move further away from the original position। अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर हट जाए। मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एट इट्स हायर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट देन द बॉडी इज टिल्ट। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोअर पॉइंट था ना, वो बेस थी, उससे बाहर निकल जाए, ज्यादा हाई हो जाए, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाती, तो उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टे इट इन इट्स न्यू पोजीशन बीइंग डिस्टर्ब। अगर हमने उसको थोड़ा सा छेड़ा है, हल्का सा हिला दिया है, तो उसने जाके अपनी एक नई पोजीशन बना ली है। द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अ रोलिंग बॉल रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैं बॉल को रोल करवाता हूँ, वो थोड़ी देर बाद जाके एक अपनी नई पोजीशन बना लेती है। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। आगे देखिए जी। डिफाइन सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में रहने पर मजबूर करती है। एक ऐसी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसकी डायरेक्शन हमेशा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। इसका फार्मूला याद रखना, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। ठीक है। ये हमारे चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन थे बेटा। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें ज्यादातर चैप्टर 5 के अंदर और चैप्टर 3 के अंदर, इन दो के अंदर फार्मूला, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप एक दो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये फार्मूले याद कर लो, आसान आसान से हैं। 2 नंबर फ्री के हैं, इनको याद कीजिएगा। डिफाइन वर्क एंड ऐसा यूनिट, पहला पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्क सिंपल आपने याद रखना है। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूविंग विद डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब सिंपल सा ये है कि एक बॉडी पे फोर्स लगाई गई है, फोर्स लगाने से उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस और वो फोर्स, इन दो का जो प्रोडक्ट है, क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और वर्क का जो ऐसे यूनिट होता है वो जाउल होता है। या जाउल कुछ बच्चों को आदत है पढ़ने की, कुछ को जूल पढ़ने की आदत है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है।
दोनों ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, डिफाइन एफिशिएंसी of a working system, why a system cannot having 100% efficiency, important short question है। सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखें। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी। ऊपर हमेशा क्या रहेगी? यूजफुल आउटपुट एनर्जी, और नीचे क्या रहेगी? टोटल इनपुट एनर्जी। A system cannot have 100% efficiency because some energy always lost to overcome friction। कुछ एनर्जी ना फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, या एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है। ज़्यादातर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से कोई भी बॉडी को, कोई भी सिस्टम है, उसकी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि न्यूमेरिकल वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। A person does 200 joule of work is pushing a certain carton through a distance of 5 meter. How much force is applied by him? एक शख्स 5 मीटर के फासले से एक कार्टन को धकेलने में 200 जूल का वर्क करता है। इसकी तरफ से कितनी फोर्स लगाई गई है? तो बेटा आपको फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ कितना और W कितना क्या दिया गया? 200 जूल दिया गया है। तो W की जगह 200 लिख दे। एफ फाइंड करना था, एफ एस इट इज आ गया। एस डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर का, तो एस की जगह 5 लिख दें। अब 5 इधर मल्टीप्लायर है, 200 के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे तो एफ बच जाएगा हमारे पास। 200 पे 5 को डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है? 40। तो जो 40 न्यूटन फोर्स उसकी की लगेगी, उस बंदे की, उस शख्स ने 40 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो ये काम हुआ है। ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्क डन। अब 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 20 मीटर का फासला तय किया है। फार्मूला वही है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस। एफ कितना था? 65 न्यूटन। एस कितना था? 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 65 20 जार 1300। न्यूटन मीटर क्या होता है? जॉउल होता है। वर्क डन का यूनिट भी क्या होता है? जॉउल होता है ना। तो ये सिंपल सा इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आल्सो डिस्कस इट्स बिगर यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब जूल की डेफिनेशन बतानी है कि 1 जूल इज वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ बॉडी 1 मीटर। बेटा 1 जूल वर्क तब होता है जब कि 1 न्यूटन की फोर्स लगे और बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। तो वो क्या होता है हमारे पास? 1 जूल के इक्वल होता है। डन। बिगर यूनिट इंक्लूड द किलो जूल। 1 किलो जूल होता है, या मेगा जूल। मेगा की वैल्यू 10 पावर 6 मेगा जूल होती है। तो मेगा हो तो 10 पावर 6, ये बिगर यूनिट है। किलो भी एक बिगर यूनिट है। ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करती है, बताती है, उसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी ज़ाया होती है, ना क्रिएट की जा सकती है, लेकिन बट दे ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। ये एनर्जी की कन्वर्जन की फॉर्म है। एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये ना तो बनाई जा सकती है, ना ज़ाया की जा सकती है। The total amount of energy is an isolated system is remain same। ये जो ला पूछा गया ना, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा सेम रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो। एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही फना की जा सकती है। ये सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है, लेकिन कायनात या सिस्टम की कुल एनर्जी हमेशा मुस्तकिल रहती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अगला देखें बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है
उसके लिहाज से जो उस पर एनर्जी लग रही होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। इसका फार्मूला याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड रिलीज व्हेन न्यूक्लियर स्प्लिट एंड कंबाइन। अगर न्यूक्लियस को इकट्ठा किया जाए या तोड़ दिया जाए, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी, मतलब वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है ना, जब ये टूटता है या कंबाइन होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये एटॉमिक बम की मिसाल है। एटॉमिक बम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो यही होती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म की ज़मीन से बुलंदी की वजह से होती है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी एटम के मरकज़ में मौजूद पोशीदा एनर्जी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हरारत और रेडिएशन की सूरत में खारिज होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। एक बॉडी जिसका मास 10 किलो है इस राइज टू हाइट 5 मीटर, उठाया गया ज़मीन से उसको 5 मीटर की बुलंदी पे। फाइंड इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बताएं कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अच्छा, ये m दिया हुआ है, ये h दिया हुआ हाइट, और g की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू लिखते हैं, m की वैल्यू क्या थी 10, g की वैल्यू भी क्या थी 10, और हाइट कितनी थी आपके पास 5। 10 10 100, 100 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 500। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। या kgms-2 न्यूटन बन गया, न्यूटन मीटर मिलके क्या बन गए, जूल बन गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है, डिफाइन इट्स यूनिट एंड यूज्ड फॉर इट। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। पावर, पावर इज डिफाइंड एज, सिंपल याद रखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो रेट है, मतलब कितने टाइम में कितना काम किया, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, या ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो P इज इक्वल टू W/T। काम किया कितने टाइम में हुआ उसको क्या बोलते हैं, पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट होता है, और डिफाइन एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। देखो, ये वर्क डन 1 जूल, टाइम कितना 1 सेकेंड। अगर 1 जूल का काम हो, 1 सेकेंड के अंदर काम हो, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 वाट के। 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज, ये आप वाट के बारे में पूछ रहे हैं। वाट ऐसे यूनिट ऑफ पावर होता है, इट इज डिफाइंड एट, वही, द पावर डिवेल्प 1 जूल ऑफ वर्क कितने टाइम में, इज डन इन 1 सेकेंड, 1 वाट कहलाता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम लोग, चैप्टर नंबर 6 के अब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, देखिए बेटा, थोड़े थोड़े 10 10 शॉर्ट क्वेश्चन, ये बड़े जो अब बहुत कमज़ोर बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, एटलीस्ट एक दिन है, इतना तो मेरे बेटा आप कर सकते हो। यकीन करो, ये कर लें आप, 45 40 प्लस नंबर ले जाएंगे सुकून से। और ये बताना है अपने आके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्या जिनमें से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखें, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। ये एक्सरसाइज का पहला पहला क्वेश्चन है। स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, पहला नहीं, कोई तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। Elasticity is the property of solid material that enable to it return to its original shape and size after often the deforming force is removed। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी के ऊपर लगे तो बॉडी की शेप चेंज कर दे। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, अब स्प्रिंग की सारी बात है, जब फोर्स लगेगी तो वो अपनी शेप चेंज करता है, लेंथ भी चेंज होती है उसकी। किसकी वजह से हुई, उस फोर्स की वजह से जिसने उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा कर दिया। तो वो क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से बॉडी पहले अपनी पोजीशन, उसने लेंथ भी चेंज कर दी, साइज भी चेंज कर दिया, लेकिन जब आप वो डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म करते हो, छोड़ देते हो स्प्रिंग को,
तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाए, ओरिजिनल साइज में चला जाए, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी, खासियत है। किसकी खासियत है? सॉलिड मटेरियल की खासियत है कि जो उसको काबिल करती है कि वो वापस आ जाए किस में? ओरिजिनल शेप के अंदर, ओरिजिनल साइज के अंदर। कब? जब वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी उसको रिमूव कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है। किसी ठोस जिस्म की वो खासियत जिसकी बिना पर वो बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हटाने के बाद अपनी असल शक्ल और साइज में वापस आ जाए, उसको लचक या इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है? इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज इट्स शेप, लेंथ एंड वॉल्यूम। कि वो वैसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगे, ऑब्जेक्ट पे लगे, जो कि उसकी शेप को, उसकी लेंथ को, उसकी वॉल्यूम को चेंज कर दे। इट इज एन, इफ द ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक, अगर तो ऑब्जेक्ट इलास्टिक हुआ तो वो वापस अपनी शेप में वापस आ जाएगी, अगर उस फोर्स को रिमूव कर दिया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि जी डिफाइन इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलास्टिक लिमिट, नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसी लिमिट होगी जहां तक फोर्स लगाए बॉडी अपनी शेप चेंज ना करे। और हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ स्टेट करता है कि दैट स्ट्रेस, स्ट्रेस वो फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन वो है जो चेंज आया लेंथ के अंदर, लेकिन किस में? विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में रहते हुए। स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाने से, फोर्स जितनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा उसके लेंथ या साइज के अंदर चेंज आएगा, लेकिन किस में रहना है? इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट ना हुई तो हुक्स लॉ लग ही नहीं सकता। हुक्स लॉ क्या था? क्या? एफ इज इक्वल टू के एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस है। एफ क्या है? फोर्स है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। अब इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन कर रहा है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब इलास्टिक लिमिट ये कितनी लिमिट होती है कि बॉडी को वो परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब अपनी परमानेंट शक्ल चेंज करने से बचा के रखती है। यहाँ देखें, इलास्टिक लिमिट वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स है जिसके बाद जिसम अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। ठीक है। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लग जाए जो बॉडी अपनी अपनी पोजीशन में वापस ना आए, वो क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस, स्टिफनेस बोलते हैं उर्दू में हार्डनेस, मतलब अकड़पन, नरम या अकड़पन। जो अकड़पन है स्प्रिंग का उसको बोलते हैं स्टिफनेस। अच्छा, के क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हमारे पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है, मतलब अकड़न, जो पन है स्प्रिंग का वो शो होता है इससे। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, मतलब के इज इक्वल टू फोर्स लगी, एक्सटेंशन जितना उसने फासला तय किया। फिर ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर ये इसका ऐसे यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव लार्जर एरिया ऑफ द फुट। बेटा ये जो वाई वाले क्वेश्चन है ना, ये लाजमी आएंगे, तो वाई वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। हाँ जी, क्यों? क्या कहता है कि वाई हैवी एनिमल जैसे कि एलिफेंट है, उनका जो फुट का एरिया होता है वो लार्जर क्यों होता है? बेटा जितना एरिया ज्यादा होगा ना उतना कम प्रेशर लगता है, ये याद रखना। देखो एरिया और प्रेशर ऊपर नीचे हैं तो ये आपस में इन्वर्स रिलेशन के अंदर, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। एलिफेंट हैव लार्ज फीट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, दिस रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है ऑन द ग्राउंड, प्रिवेंटिंग देयर हैवी बॉडी फॉर सिंकिंग इट इनटू द सॉइल, उसमें मतलब मट्टी में धंसने से क्या करता है? बचाता है। प्रेशर के सारे एरिया पर होता है। हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, चौड़े पैर होने की वजह से ज़मीन के साथ कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है
और हाथी जमीन में नहीं धंसता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इट पेनफुल। फिर वाई का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। कंकरियों, जो पेबल्स कंकरियां हैं, कंकरियों पर नंगे पांव चलना तकलीफ दे क्यों होता है, अब आप बताएं। पेबल्स जो सी हैं, कंकरियां, हैव स्मॉल सरफेस एरिया, उनका एरिया क्या होता है, छोटा होता है। When walking on them, जब उस पे चला जाता है, the body weight act on a small area, तो body weight उस small area पे पड़ रहा होता है। अब जब एरिया स्मॉल हो गया तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा ना, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। इसकी वजह से विच कॉज पेन टू बी फीटेड, इस वजह से पाँव में दर्द होता है। आगे जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर और फोर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो निकालें, फर्क बयान करें। फोर्स हमारे पास क्या आती है, फोर्स इज अ पुश और पुल मैयर इन न्यूटन। फोर्स पुश या पुल होता है, इसको मैयर किया जाता है न्यूटन में। लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, नॉर्मली 90 डिग्री पर। अब वो जो प्रेशर है वो फोर्स, ऐसी फोर्स है जो एक्ट करती है उस एरिया पर नॉर्मली, और इसको मैयर किया जाता है पास्कल के अंदर। प्रेशर डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस पर फोर्स लगती है। ठीक है। फोर्स एक धकेल या खिंचाव है जो हरकत पैदा करती है, जिसको यूनिट न्यूटन है। जबकि प्रेशर यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करने वाली फोर्स की मिकदार है, इसका यूनिट पास्कल है। अब प्रेशर का इन्हिसार फोर्स के साथ साथ उस एरिया पर भी होता है जिस पर फोर्स लग रही होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन करें, उसका फार्मूला लिखें और उसका यूनिट लिखें, ये क्वेश्चन है। अब प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। एक मखसूस एरिया जिस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसका फार्मूला पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, ऐसा यूनिट पास्कल होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। आगे देखें, व्हाट इज वन पास्कल। पास्कल की डेफिनेशन कर दें अब पास्कल इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड वन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बट अब फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ ओवर है। एफ कितना होगा, 1 न्यूटन। ए क्या था, एरिया। 1 न्यूटन की फोर्स लगे, किसके ऊपर लगे, नॉर्मली लगे किस के ऊपर, एरिया जो सा 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। कि जी एक पास्कल प्रेशर की वो मिकदार जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मुरब्बा मीटर एरिया पर अमूदन अमल करे तो वो 1 पास्कल कहलाता है। ठीक है मेरे बेटा, ये हमारा 1 पास्कल का शॉर्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेप्थ ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड, है ना। माय के प्रेशर और माय की गहराई के दरमियान क्या ताल्लुक है, ये सवाल है। लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, वो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक पूछ रहा है ना। तो लिक्विड प्रेशर का ताल्लुक डेप्थ से क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, द रिलेशन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो जी एच होता है ना, वेयर एच इज डेप्थ। अब जितनी ज़्यादा एच बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो इनका आपस में रिलेशन डायरेक्टली होता है। ठीक है। डेप्थ इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्क्राइब करें या डिफाइन कर दें, बयान कर दें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इज अ प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर एयर को भी बोलते हैं ना। एयर का जो वेट है, एटमॉस्फेयर का जो वेट है, वो जब अर्थ के सरफेस पर लग रहा होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एट सी लेवल इट अप्रोक्सीमेटली, ये वाली वैल्यू 101,300 पास्कल, ये याद कर लें इस वैल्यू को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है कि इतनी ज़्यादा हवा का दबाव ज़मीन के ऊपर हो रहा होता है तो इतना प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट पास्कल लॉ।
गिव एन एग्जांपल ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की को स्टेट कर दें। अब पास्कल लॉ क्या है? That pressure applied at any point in a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other part of the liquid। बेटा एक कंटेनर है, सोचें आपके पास उसमें लिक्विड मौजूद है, एक प्रेशर लगाया एक पॉइंट के ऊपर। अगर उस लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगे तो वो वाला प्रेशर लिक्विड सारे पॉइंट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसको हम, वो क्या था, पास्कल लॉ ने ये स्टेटमेंट दी थी। और उसमें ये होता है कि वो लॉस नहीं होना चाहिए, बस शर्त ये है, लिक्विड का क्या नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। पास्कल के कानून के मुताबिक जब किसी बंद बर्तन में मौजूद माए के किसी एक हिस्से पर प्रेशर डाला जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के माए के तमाम हिस्सों और बर्तनों की दीवारों पर यकसा मुंतकिल हो जाता है। इसकी जो एग्जांपल है, जो एप्लीकेशन है, इतलाक है, वो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ये सारी इसकी, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारी एग्जांपल हैं पास्कल लॉ की। ठीक है बेटा। आगे है स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ एन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ये बिल्कुल वही हाइड्रोलिक ब्रेक्स पास्कल लॉ की एग्जांपल है। तो आप लिखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन पास्कल लॉ। Pressure applied to the brake pedal is transmitted equally through the brake fluid। जैसे ही पेडल पर प्रेशर लगाया वो ट्रांसमिट हुआ लिक्विड में, ब्रेक लिक्विड के अंदर, टू द पिस्टन। अब अब उस पिस्टन ने कहाँ प्रेशर भेज दिया? व्हील के पास। अप्लाइंग द ब्रेक, अब वहाँ पर क्या हो गई? ब्रेक लग गए। गाड़ियों का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पास्कल के कानून के असूलों पर काम करता है। ब्रेक पेडल पर लगाया गया थोड़ा सा प्रेशर ब्रेक ऑयल के जरिए यकसा तौर पर चारों पहियों की ब्रेक सिलेंडर तक मुंतकिल होकर गाड़ी को रोकता है। ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन फोर्स मल्टीप्लायर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर हमारे पास एक मशीन है दैट अलाउ अ स्मॉल इनपुट फोर्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज आउटपुट फोर्स। ये स्मॉल फोर्स लेगी और लार्ज आउटपुट फोर्स देगी। जैसा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में देखें, लाइक अ प्रेस एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। ऐसा सिस्टम जो इनपुट्स पर लगाई गई कम फोर्स को आउटपुट पर बड़ी फोर्सेस में तब्दील कर दे, फोर्स मल्टीप्लायर कहलाता है। हाइड्रोलिक प्रेस इसकी बेहतरीन मिसाल है जहाँ पास्कल के कानून के मदद से फोर्स को कई गुना बढ़ाया जाता है। ठीक है मेरे बेटा। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन था। तो टोटल गिन के ये मेरे ख्याल है 40 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटा इन 40 में से कम 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके टाइम पे हो जाएंगे, लेकिन शर्त है इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छे से याद करें, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।